Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. So now in this video we are going to start our next chapter. यूनिट सेकंड का जो लेसन नंबर 2 है सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन, जिसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं, उसे हम तैयार करना सीखेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि कोविड से लेके हमारी मेंटली एक हेल्थ, किस तरीके से हमारा जो मेंटली स्वास्थ्य है, किस तरीके से क्रिप्टो जागरूकता अभियान चला हुआ है, कूड़ा निस्तारण योजना, तो ये सारे जो टॉपिक है आपके लेसन नंबर 2 में है। तो आज किस क्लास में इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्लासेस को इसके चैप्टर आउटलाइन को देख लेते हैं। इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आज की इस क्लास में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि देखो स्क्रीन पे काफ़ी सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। अब देखो आज के टाइम में सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्रस्तावना का उद्देश्य। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि आज के टाइम में जो हमारी भाव अभिव्यक्ति है, मतलब कि हम अपने इमोशन को किस तरीके से दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, इसके आज के टाइम में काफ़ी सारे रूप है, काफ़ी सारे इसके मीडियम है, काफ़ी सारे इसके माध्यम है। तो आज के टाइम में देखो अगर हम किसी भी तरह से अपने इमोशन को शेयर करना चाहते हैं, किसी बातों को शेयर करना चाहते हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा हम ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी है, मतलब कि मनुष्य को समय समय पर औपचारिक और अनौपचारिक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करनी होती है। मतलब कि कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे हमें फॉर्मल तरीके से बात करना होता है, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अब फॉर्मल कहाँ पे करते हैं, मान लो अगर हम जॉब प्लेस की बात करें तो वहाँ पर अगर हमारे कोई सीनियर है तो हम क्या करेंगे, उनसे औपचारिक तौर पर बात करेंगे। वहीं अगर हमारी फैमिली है, अगर हमारे सामने फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पर हम अनौपचारिक तौर से बात करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, औपचारिक बातें जब चलती है तो यहाँ पर क्या है, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। वहाँ पे उनके साथ में हम क्या करते हैं, सीरियस बातों को जो भी हमें बताना वो हम डायरेक्टली बताते हैं, बिना किसी, जैसे अगर हम वही बात करें अनौपचारिक की, तो जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बात करते हो, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं सोचते हो, आपके मन में जो भी आता है आप जस्ट एक बार में बोल देते हो। या आपके सामने कोई फ्रेंड है तो आप उनसे जो भी कहना चाहते हो आप डायरेक्टली उनसे कह देते हो, बिना किसी रुके, बिना किसी चीज़ के सोचे हुए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है कि हम किस तरह से किस प्लेस पे औपचारिक तौर से बात करें और कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे हमें अनौपचारिक तौर से बात करना है। तो ऐसे में देखो औपचारिक जो लेखन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, इनको समझना भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको एक दक्षता मिल जाती है, दक्ष मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्किल। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से औपचारिक तौर से बातें करनी चाहिए, किस तरीके से अनौपचारिक तौर से करना चाहिए। अब जो पत्र है वो चाहे निर्माण हो, चाहे संपादकीय लेखन हो, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये 3 बताए गए हैं, आदि सभी को समझना, मतलब इनको डिस्कस करना ही है। इसके अकॉर्डिंग जो भी बताए गए हैं बातें, उन सभी को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रतिवेदन जो है, इसको किसी रिलेटेड जो टॉपिक रहता है उसका पूर्ण दस्तावेज, मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पर माना जा सकता है। ये कितने प्रकार का होता है, इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इन्हीं सारी चीज़ों को आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम कहेंगे प्रतिवेदन, अर्थ और स्वरूप। सबसे पहले हम प्रतिवेदन के बारे में नॉर्मल डिस्कस करेंगे, इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद में हम इसके स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिकली जो प्रतिवेदन होता है इसे हम रिपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश की में बात करें तो इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। अब जो प्रतिवेदन है ये क्या करेगा, आपकी किसी भी विवरण को, संवाद को, सूचना हो गया, अफवाह हो गए, रपट हो गए, नाम हो गए, इन सभी को अर्थों में भी लिया जा सकता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रतिवेदन के अर्थ के रूप में ही लिया जाता है। कि अगर हम वैसे अगर नॉर्मली बात करें बिना इसके डायरेक्टली अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर या इसको डिस्कस करने पर, तो इसके काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इसको डिनोट करते हैं, लेकिन हिंदी में जो इसका जो प्योर मतलब है वो प्रतिवेदन के रूप में लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखोगे आप, जैसे कि पुलिस में लिखाई गई रपट, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, रपट, लेकिन वो है क्या, वो उनके द्वारा तो बनाई गई रिपोर्ट है। सेम उसी तरीके से कोई महत्वपूर्ण समाचार दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है, कुछ में उसमें सूचना है, संवाददाता है जो कि समाचार पत्र द्वारा दूरदर्शन में भेजी गई जो सूचना है उसको भी हम रिपोर्ट कहते हैं, परंतु हम उन्हें प्रतिवेदन नहीं कहते, क्योंकि हम ऐसे जनरली बात करते हैं कि आज ये रिपोर्ट आ रही है, ये इस तरीके से जो समाचार में रिपोर्ट आई है, तो वो रिपोर्ट तो हम बोल देते हैं, लेकिन वो प्रतिवेदन नहीं कहते वहाँ पर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करना, जो कन्फ्यूज़न है इस वर्ड्स को लेके, इसे क्लियर करना है। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार एक ही वर्ड को हम अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग से यूज़ करते हैं।
लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर हम प्योर हिंदी में उसको डिस्कस करने जाए, उसके मीनिंग को समझने जाए, तो कुछ और ही निकलता है। तो सेम यहाँ पे देखो, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट है, चाहे हम इसको दूसरे तरीके से क्यों ना यूज़ करें, बट प्रतिवेदन को ही इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं और रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मानक हिंदी कोश के अनुसार, जो हिंदी की जो डिक्शनरी है, मानक हिंदी कोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ दिया गया है किसी कार्य को, किसी घटना को, किसी तथ्य मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में, किसी योजना के बारे में आदि के संबंध में जो हम छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, उनके बाद में अगर हम उसके साथ में जो भी हमें वहाँ से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके बेस पर अगर हम कुछ तैयार करें, उसे ही हम रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि किसी बड़े अधिकारी के पास में भेजा जाता है। जैसे कि देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सबसे पहले कि एक किसी भी टॉपिक के ऊपर एक जनगणना स्टार्ट होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है अपने अधिकारियों को कि इस टॉपिक के ऊपर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेके और एक रिपोर्ट तैयार करके दो मुझे। तो वो रिपोर्ट तैयार करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, जगह जगह जाएगा, उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, और जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है, लास्ट में जाकर उसे एक रिपोर्ट में तैयार करके देता है, जिसमें उसने जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वहाँ से कलेक्ट किया, उन सभी को उसमें लिख के देता है, वही कहलाता है रिपोर्ट। तो आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्ट किसे कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली जाके देखें, तो वृहत हिंदी कोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन या पूछताछ करने के बाद में जो भी हमें विवरण मिलता है। विवरण का मतलब है कि जो भी उसके बारे में हमें काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विवरण, जो कि किसी अधिकारी या सभा आदि के सामने हमें प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि रिपोर्ट जो बनाया जाता है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर बनाया जाता है, और उस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को उसमें हमें दिखा के लिखना होता है, या उसमें हमें शो करना होता है, जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट। उसके बाद में देखो, अगर हम कोशगत अर्थ से प्रतिवेदन का आधा स्वरूप ही हमारे सामने स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि अगर प्रतिवेदन में कार्य, घटना आदि के संबंध में अभी हमने समझा कि छानबीन हो गया, पूछताछ हो गया, सर्वेक्षण हो गया, शोध हो गया आदि के बाद उसमें जो भी प्रस्तुत किए जाते हैं विवरण, उनके साथ में सुझाव भी दिए जाते हैं। एक तरीके से हम थोड़ा सा उसमें सजेशन देते हैं। तो प्रतिवेदन के लिए हिंदी में आख्या हो गया, अभ्यावेदन हो गया, रिपोर्ट आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्योर हिंदी दे रखा है कि इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके जो दूसरे नाम है वो इस तरीके से दिए गए हैं। परंतु जब राजभाषा की बात करें, तो राजभाषा में हिंदी में अब प्रतिवेदन को ही मान्यता मिलती जा रही है। मतलब कि ये जो काफ़ी सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सभी को तो चलो माना जाता है, गलत नहीं है, मतलब है तो इसी के नेम, लेकिन अगर हम उसको राजभाषा के रूप में माने तो हिंदी में इसको प्रतिवेदन ही कहा जाता है, रिपोर्ट को प्रतिवेदन ही कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिवेदन। शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सामने से जानना, कि हम किसी भी चीज़ को अगर अपने सामने से जानते हैं, बिल्कुल उसके मतलब फेस टू फेस प्रेजेंट होके या किसी भी दूसरे तरीके से, लेकिन वो जो घटना है, वो जो सूचना है हमारे नज़रों के सामने रहती है। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। इस तरीके से हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि प्रतिवेदन में किसी भी कार्य को, किसी भी घटना आदि के संबंध में डायरेक्टली रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से पूरी जानकारी को एकत्र किया जाता है, मतलब कि कलेक्ट किया जाता है। परंतु इस जानकारी का तब तक कोई लाभ नहीं होता, मतलब तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक जो जानकारी हमने कलेक्ट किया है उसको अगर उसके जो आवश्यक होने पर अगर सुझाव प्रस्तुत ना कर पाए। मतलब कि जैसे हमने रिपोर्ट तो तैयार कर दिया, बट एक सही रिपोर्ट या सही प्रतिवेदन हम तभी मानते हैं जब जानकारी जो कलेक्ट करने वाला पर्सन है वो आवश्यकता होने पर उसको सुझाव भी दे सके, सजेशन भी दे सके, तभी हम एक रिपोर्ट को कंप्लीट रिपोर्ट या कंप्लीट प्रतिवेदन के रूप में मानते हैं, और इसको एक पूर्ण दस्तावेज के रूप में भी हम मान सकते हैं अगर ये हमारा सही तरीके से बनाया गया होगा तो। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रतिवेदन के मुख्य तत्व, किसके अंदर कौन कौन से तत्वों को इंक्लूड किया जाता है। तो देखो, प्रतिवेदन का जो प्रथम और सबसे आवश्यक, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कोई विषय या प्रसंग विषय। यदि कोई विषय नहीं होगा तो भी प्रतिवेदन का लिखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रतिवेदन है, मतलब कि जो रिपोर्ट है, वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक एक जो एक जानकारी रहती है वो किसी एक चीज़ से ही संबंधित रहता है, रिलेवेंट रहता है। तो हमारा जो प्रतिवेदन है वो किसी एक विषय के बारे में ही होगा, ये ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं है तो यहाँ पर प्रतिवेदन को लिखा जाना यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि प्रतिवेदन का मतलब यही है जिसमें हम किसी विषय से संबंधित, किसी तथ्य से संबंधित या किसी समस्या से संबंधित हमारा एक टॉपिक होना चाहिए, उसके बारे में हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को अपने रिपोर्ट के अंदर दे के वहाँ पे हम शो करते हैं या उसमें हम अपनी जानकारी को प्रदान करते हैं।
उसके बाद में ये बताया गया कि यह किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, समस्या भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई एक विवाद भी हो सकता है, कोई दंगा फसाद भी हो सकता है। कहने का मतलब बस यही है कि उसका जो मेन टॉपिक है वो किसी एक के ऊपर ही है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी स्कूल से रिलेवेंट हो जाए, किसी कॉलेज से रिलेवेंट हो जाए, किसी टॉपिक से हो जाए, किसी घटना से हो जाए, लेकिन उनका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे एक ही रहता है। तो यहाँ पर इसके बाद में देखा स्पष्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी जो टॉपिक है, विषय है, जिसके अध्ययन में या जांच की जो आवश्यकता होगा तो प्रतिवेदन का वो विषय हो सकता है। प्रतिवेदन हेतु जो नियुक्त किया जाता है व्यक्ति को तथा अथवा समिति, प्रतिवेदन का जो दूसरा आवश्यक तथ्य है उसके लिए किसी व्यक्ति को या समिति को नियुक्त किया जाना, कि जो क्या करेगा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक समिति भी हो सकता है। समिति का मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन एक साथ काम को करने वाले हैं, तो एक अकेला व्यक्ति है वो भी इस काम को कंप्लीट कर सकता है, या वो समिति को यूज़ करके भी इस तरीके के प्रतिवेदन को तैयार कर सकते हैं। तो प्रतिवेदन के लिए जिस भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिस भी समिति को नियुक्त किया जाता है, उनका जो निर्णय है वो विषय की गंभीरता, गहनता और उसके आयामों को दृष्टि में रखकर किया जाता है कि ये जो पर्सन है वो इस तरह के प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, या ये जो समिति है वो इस तरीके के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिल्कुल एक सही समिति है। तो इस तरीके से पहले से ही डिस्कस कर लिया जाता है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके सरकार किसी प्रतिवेदन के लिए समिति ही नियुक्त करती, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई अकेला पर्सन कलेक्ट करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा उसका मनी लग सकता है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर समिति को ही इसके लिए नियुक्त किया जाता है, या कोई अन्य संस्था भी हो सकता है जो कि इस तरीके के काम को कर सकते हैं या उस व्यक्ति को पर्याप्त समझे। तो यहाँ पर इस चीज़ को, जो रिपोर्ट को तैयार करने वाला व्यक्ति है या रिपोर्ट को तैयार करवाने वाला जो व्यक्ति है, वो इस चीज़ को खुद ही डिसाइड करता है कि उसे किसी व्यक्ति से करवाना है, किसी समिति से करवाना है या किसी संस्था से करवाना है। लेकिन इस तरीके से जब व्यक्ति को डिसाइड कर लिया जाता है तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में जो नियुक्त किया गया जो व्यक्ति है, ये जो समिति है, इसमें जितने भी सदस्य रहते हैं उनके बारे में जो भी जानकारी रहती है उनको देना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मतलब कि जो समिति है या जो संस्था है या एक व्यक्ति अकेला अगर इस तरीके से काम को करता है तो उसके बारे में सारी जानकारी को यहाँ पर दिया जाता है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहे। विषय के बारे में जो भी जानकारी रहती है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, कि किसी एक व्यक्ति को उनके हेड के रूप में बना दिया जाता है जो पूरे समिति को कंट्रोल के रूप में रखेगी और पूरे समिति के अंदर जो भी कार्य चल रहा है उसको सही तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। तो एक व्यक्ति यहाँ पर सचिव और शेष सदस्य जो बच जाते हैं वो यहाँ पे कार्य करते हैं। बस फर्क इतना रह जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि जो हेड रहता है वो सबको कंट्रोलिंग का काम करता है, सबको बताता है कि काम को किस तरीके से करना है, और बाकी के जो व्यक्ति रहते हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करते हैं जैसा उनको आदेश दिया जाता है या जैसा उनको ऑर्डर दिया जाता है। उसके साथ में देखो जो प्रतिवेदन होते हैं यहाँ पर एक समय सीमा अवश्य निश्चित की जाती है, मतलब कि एक टाइम को डिसाइड कर लिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आपको रिपोर्ट को तैयार करना है, या इस टाइम के अंदर आपका जो रिपोर्ट है वो समाप्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो कि संभव है कि प्रतिवेदन आने के समय में उसका महत्व भी समाप्त हो जाए, तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो भी एक टाइम को निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है, उसके अंदर ही रिपोर्ट को तैयार करना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ रिपोर्ट ऐसे हो जाते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड किया गया तो बाद में जाके उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एक टाइम जो भी फिक्स किया गया उसके अंदर ही काम को हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान लो अगर बरसात का सीज़न चल रहा है तो बरसात का अगर मौसम ही बीत जाने के बाद जल निकासी की समस्या के बारे में अगर रिपोर्ट को तैयार करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे आने वाली है बारिश, या बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस टाइम पे अगर हम इस चीज़ को सोचें या इसके ऊपर रिपोर्ट को तैयार करेंगे कि जल निकासी, जो जगह जगह जल निकासी है उसके काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन मान लो बरसात का मौसम ही चला जाता है, उसके बाद अगर इस रिपोर्ट को तैयार करें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर रिपोर्ट को तैयार करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जो भी समिति है, जो भी व्यक्ति है, इस टाइम पीरियड के अंदर काम को करते हैं, साथ ही अपना कार्य जब स्टार्ट करते हैं वो, तो यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि वो तथ्य संबंधी जानकारी को एकत्रित करें। अब तथ्य संबंधी क्या होता है? तथ्य संबंधी का मतलब है कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में भी हम रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं
उससे संबंधित जितने भी जानकारी है उसको बोलते हैं हम तत्संबंधी जानकारी। और एकत्र का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हमेशा कुछ चित्र होंगे, कुछ दस्तावेज हो गए, टेप हो गए, इन सभी को सुनने पड़ सकते हैं। कई बार हमें इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे मीडियम का यूज़ करना पड़ जाता है, काफ़ी सारे हेल्प लेने हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, सारे दस्तावेज का, चित्र का, टेप का सही तरीके से यूज़ करेंगे। साथ ही साथ व्यक्तियों की साक्षी लेनी पड़ सकती है। साक्षी का मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्तियों की हमें वहाँ पे एक तरीके से गारंटी रखनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति हमारे फेवर में है, हमने जो भी जानकारी को एकत्रित की है उसके प्रूफ के तौर पर ये व्यक्ति है। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है ताकि जो भी हमने काम को किया उसकी प्रमाण पुष्टि हो सके, वो एक प्रूफ के तौर पर तैयार हो सके। तो इन सभी बातों का हमें क्या करना है, अपने रिपोर्ट्स के अंदर तैयार रखना है, उसको रिपोर्ट्स को इन सभी के अकॉर्डिंग बनाना है ताकि हमारे जो उच्च अधिकारी है वो जब भी रिपोर्ट मांगेंगे तो हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्रदान कर सकें और एक सही व्यक्ति या सही संस्था के रूप में, समिति के रूप में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब पूर्ण जांच पड़ताल हो जाता है उसके बाद में जो प्रतिवेदक है, प्रतिवेदक किसको बोलते हैं, रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। तो प्रतिवेदक क्या करेगा, संक्षिप्त विवरण देता हुआ अपने निर्णय को प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेगा कि वो रिपोर्ट को तैयार करके तो देगा ही देगा, साथ में उसे अपने सजेशन भी देगा, या एक तरीके से अगर रिलीवेंट में उसके आइडिया कुछ भी है तो उस आइडिया को भी, उस सजेशन को भी उसमें प्रोवाइड करेगा ताकि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बेहतर तरीके से लिया जाएगा। तो परंतु मात्र विवरण या निर्णय प्रतिवेदन नहीं हो सकता है, इसके साथ में प्रतिवेदक द्वारा सिफारिश हो गया, मान लो उसको किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट वो हो सकता है कि उसने कुछ सिफारिश की है, या उसका जो निजी अभिमत है, अभिमत का मतलब है कि एक हमारा एक पर्सनल हमारा ओपिनियन क्या है किसी चीज़ को लेके, या हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा ओपिनियन किस तरीके से हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, मतलब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ प्रतिवेदक की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसे रिपोर्ट तैयार करके देना है, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो साथ साथ ही जो भी एक रिलेवेंट बनता है, चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो सिफारिश हो, इन सभी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारे जो प्रबंधक होते हैं, जो कि सारे कंट्रोलिंग का काम करते हैं, हमसे जो उच्च अधिकारी माने जाते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते, इसलिए मान सम्मान का विषय नहीं बनाया जा सकता। परंतु इसके अभाव में जो एक लक्ष्य है, जो हमने एक ऑब्जेक्टिव बना रखा है, जो एक गोल बना रखा है, वो कंप्लीट नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करना है, उसकी विशेषज्ञता का या जांच पड़ताल जो है वो निरर्थक हो जाता है, मतलब कि वो इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं रह जाता। तो ये हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना ताकि समिति द्वारा जो भी प्रस्तुत किया गया है प्रतिवेदन में यह भी संभव हो सके कि किसी सदस्य का मत शेष सदस्यों के मत से भिन्न है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, उस सदस्य की समिति भी प्रतिवेदन में लिखित रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। उसके बाद में देखो, प्रतिवेदन में जो भी हम तथ्य को देंगे, जो भी प्रमाण को देंगे, वो हमारे प्रूफ के तौर पर आधारित होते हैं। कि उनका अगर हमें मान लो सामने वाला पर्सन कहता है कि तुमने जो भी इन्फॉर्मेशन को दिया है इसके बारे में क्या गारंटी है, या क्या गारंटी है कि आपने जो भी रिपोर्ट में बातों को बताया, इन्फॉर्मेशन को बताया, वो 100% ट्रू है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि रिपोर्ट को तैयार करने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए प्रूफ रखे, मतलब कि प्रमाण रखे, तथ्य आधारित प्रमाण होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में जाके किसी भी टाइम पे अगर कोई व्यक्ति उसको इस तरीके से कहता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन के लिए प्रमाण दीजिए, तो वहाँ पर वो उसको ईजिली दे सके और अपने बातों को प्रूव कर सके। तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा वो बिल्कुल तथ्य प्रमाण संबंधी होना चाहिए, प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जाके हमारी रिपोर्ट जो है बिल्कुल ट्रू हो सके, एक्यूरेट हो सके और बिल्कुल सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारे पॉइंट थे इसके बारे में। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। साथ में ही देखो, जो प्रतिवेदक है वो जब भी इन चीज़ों को बताएगा, मतलब कि जब भी रिपोर्ट को तैयार करेगा, तो सरल से सरल, मतलब कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताना है, ताकि ईजी लैंग्वेज में टंकित अथवा लिखित होना चाहिए, ताकि और साथ ही साथ उसमें व्याकरण की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। व्याकरण की अशुद्धियाँ मतलब है कि जैसे कि अगर हम किसी वर्ड को लिखते हैं, मान लो इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर दे, या उसके अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो उसके मात्रा से हमें मिस्टेक कर दे, या उसका हम मीनिंग सही तरीके से नहीं, प्रॉपर
तरीके से नहीं डिफाइन करें। तो हमें क्या करना है, व्याकरण संबंधी कोई भी अशुद्धियाँ नहीं रखनी है और अपने रिपोर्ट को बिल्कुल 100% ट्रूली एक्यूरेटली बनाना है। तो ये सारे हमारे इसके बारे में थे। आई थिंक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के बारे में, आप वहीं पे कमेंट करना। अगर बाय चांस हो भी जाता है अगर डाउट, तो मैं वहीं पे आपको क्लियर कर दूंगी, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला पर्सन कितना भी अच्छे से समझा, हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे साथ साथ पूछ लेना। बाकी ये हिंदी सब्जेक्ट है तो इतना ज़्यादा डाउट आपको हो नहीं सकता, बट अगर फिर भी है तो आप उसको ईजिली पूछ सकते हो। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया। अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारे लिखने का जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम 1 बाय 1 किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, वो इस चीज़ के इसके अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रतिवेदन जब भी हम तैयार करेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो काम है बिल्कुल सरल होना चाहिए। कोई भी काम जो है ईजी नहीं होता है, उसको करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा हमें उसके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, जगह जगह लोगों से बात करनी होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमने इतना मुसीबत को झेला है, इतने ज़्यादा हमने प्रॉब्लम्स को फेस किए, तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने रिपोर्ट को इस तरीके से तैयार करें कि बाद में जाके वो रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे हर एक पर्सन के लिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं काम में आ जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रतिवेदन लेखन जो है काम है कोई भी सरल कार्य नहीं है। तो ये जो प्रतिवेदन लेखक जो है, इसके ऊपर एक बड़ा दायित्व बन जाता है। दायित्व का मतलब है एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर उसका जो निर्णय है, उसके जो सुझाव है, मतलब उसका जो सजेशन है, अपने प्रबंधकों को लेकर सरकार पर बाध्यकारी न होते हुए भी प्राय उन्हीं के आलोक में भविष्य की कार्यकारी निर्धारित होती है कि हम जिस भी तरीके से रिपोर्ट को तैयार करेंगे वो हमारे फ्यूचर के काम पर डिपेंड हो जाती है, उस पर निर्धारित हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने एक प्लानिंग लेके चलनी है। तो हमें क्या करना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें अपने सारे काम को कंप्लीट करना है, ताकि हमारा जो काम है बिल्कुल योजना के अकॉर्डिंग बन सके और हमारा जो काम है बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हो सके। तो प्रतिवेदन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि विषय को सबसे पहले समझना है कि जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले क्या करना है, उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है, उसके बारे में अध्ययन करना है। मतलब कि उसके बारे में आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में कलेक्ट करके सबसे पहले खुद ही नॉलेज लेना है। क्योंकि जैसे कोई टॉपिक है, मान लो उसके बारे में नॉलेज तो है, बट अगर हमें उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है तो उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट को तैयार करने से पहले उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पहले वाला नॉलेज था वो कैसा था, ये एक्चुअल में कैसा, मतलब कम्प्लीटली हमें उस टॉपिक के बारे में समझना है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझते हो या कोई भी पर्सन जो एक प्रतिवेदक है वो इसको नहीं समझता है, तो इसके अभाव में प्रतिवेदन में जो भी निर्णय दिया गया है, जो भी सुझाव दिया गया है वो उपयुक्त नहीं होते, मतलब कि वो सही नहीं हो पाते। तो यहाँ पर क्या करना है, भली भांति समझ लेने के पश्चात में हमें तथ्यों को एकत्रित करना है। एकत्रित का मतलब है कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक के बारे में खुद ही समझेंगे, उसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब जब भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर संबंधित कागज़ हो गए, चित्र हो गए, ऑडियो वीडियो हो गए, टेप हो गए, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हो गए, डाटा हो गए, इन सभी को एकत्रित कर लेने चाहिए, ताकि इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रतिवेदक जो है किसी और की हेल्प भी ले सकता है, या आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी निरीक्षक के रूप में वहाँ पर काम को कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि रिपोर्ट को तैयार करने में जिस भी तरीके से हमें कंप्लीट करना है, हम उसी तरीके से उसी चीज़ को यूज़ करेंगे और अपने रिपोर्ट को बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे, चाहे हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़े, चाहे हमें उसे पर्सनली खुद ही क्यों ना करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रतिवेदक है, मतलब डाटा को कलेक्ट करने वाला पर्सन जो रिपोर्ट को तैयार करेगा, वो उन व्यक्तियों की भी सूची बना लेगा, लिस्ट बना लेगा जो इस काम में डायरेक्टली रूप से उसकी मदद कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ में हम आपस में थोड़ा सा कनेक्टिविटी लेके आएंगे, थोड़ा सा उनके साथ में जाँच पड़ताल करेंगे। उससे क्या होगा, जो रिलेवेंट पर्सन
पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्टली रूप से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी मदद लेके अपनी रिपोर्ट को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए वो व्यक्ति, विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके, उनको साक्षी मतलब कि जो एक प्रूफ के तौर पर लेने का कार्य भी इस चरण में पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब इतना काम होने के बाद में मतलब कि तथ्य एकत्र करने और साक्षी लेने के बाद में जो प्रतिवेदक है उसी प्रकार के अन्य विषय से संबंधित पुराने जो प्रतिवेदन है, मतलब कि मान लो एक नया रिपोर्ट बन रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट को बनने से पहले भी इस टॉपिक के ऊपर में पहले से ही रिपोर्ट बन चुके हैं, तो हमें क्या करना है, हम पुराने रिपोर्ट्स को भी चेक करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसमें संबंधित जो भी एक नियम है या प्रपत्र है उन सभी को भी हम कलेक्ट कर लेंगे, ताकि निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो आपके पास में किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, मान लो आप एग्जाम की ही देख लो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट आप क्या करते हो, कई बार PYQ देखते हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो, वहाँ से आप क्या आइडिया लगाते हो कि पिछले सालों में किस तरीके से क्वेश्चन आए, तो यहाँ से आप क्या करते हो, हेल्प ले लेते हो कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरीके से जो प्रतिवेदक है वो क्या करेगा, अपने रिपोर्ट को तैयार करने से पहले उस टॉपिक पे जो पुराने रिपोर्ट बन चुके हैं उनकी हेल्प लेगा, ताकि जब भी वो अपने रिपोर्ट को तैयार करेगा तो वहाँ से पुराने रिपोर्ट से उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा और उसके काम को ईजिली करने में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो प्रतिवेदक है वो ध्यान में रखता है और इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 अपने जो रिपोर्ट तैयार करने का जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है इसमें उसको इम्प्लीमेंट करता है। देन उसके बाद में जब इतना हो जाएगा, इसके पश्चात में सभी संग्रहित तथ्यों मतलब जितना भी उसने कलेक्ट किया है तथ्यों को, प्रमाणों को, साक्ष्यों को, इन सभी को विश्लेषित कर वर्गीकृत कर लेगा। वर्गीकृत का मतलब है उसको डिवाइडेड कर लेगा, सारणीबद्ध कर लेना चाहिए, ताकि उसको निष्कर्ष तक पहुंचने में मतलब कि लास्ट में जब उसका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा वहां तक उसको पहुंचने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ एक सही निर्णय लेने में उसकी हेल्प भी करेगा। तो समिति द्वारा जो प्रतिवेदन की स्थिति में है इस तरीके से उसको वर्गीकृत सामग्री सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए, मतलब कि जितने भी पर्सन जुड़े हुए हैं सभी को प्रोवाइड करते हैं, ताकि परस्पर विचार विमर्श करने के लिए ये हेल्प करे। परस्पर विचार विमर्श का मतलब ये है कि जब उसके बारे में आपस में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ये उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से सभी का मत ले लेंगे, मत का मतलब है अपना अपना ओपिनियन सब देंगे और उसकी मदद से जो हमारा रिपोर्ट है वो एक सही तरीके से जाएगा और उसमें तरह तरह के सुझाव भी मिलेंगे। तो एक रिपोर्ट को सही बनने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखो समिति द्वारा जो प्रतिवेदन की स्थिति में प्रतिवेदन का जो प्रारूप है मतलब फॉर्मेट है वो सभी सदस्यों में विपरीत कर दिया जाता है, ताकि सभी अपना अपना ओपिनियन दे सके, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सजेस्ट कर सके, मतलब हर तरीके से अपना अपना ओपिनियन दे सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है। यहाँ पे व्यक्ति कोई ना कोई सुझाव राय इस तरीके से दे सकते हैं। साथ ही साथ इस संबंध में अगर मान लो कोई बातें जो है जो कि सीक्रेट रखनी चाहिए, गोपनीयता रखनी चाहिए, तो यहाँ पर जो प्रतिवेदक है ये समिति के किसी सदस्य को स्वयं भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसको निभाना भी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हमें अपने रिपोर्ट से बाहर उसको शेयर नहीं करना चाहिए। तो क्या करेगा प्रतिवेदक, इन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखेगा, जो चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए उसको गोपनीयता बना के रखेगा। यहाँ पर जो प्रतिवेदक है टंकित होने के बाद में जो प्रतिवेदक है और जो प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष है या जो भी उनके सचिव है, मतलब कि जो भी एक अपर मतलब कि जो उनसे उच्च अधिकारी है, उन सभी के सदस्यों के हस्ताक्षर कर लेगा। मतलब कि जब हमारे रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो जाएगा तो जो हमारे उच्च अधिकारी होंगे वो चेक करेंगे, सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि आपने जो भी रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो वो चेक में क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, देन उसके बाद में अगर वहाँ पे कोई भी सजेशन देना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी सजेस्ट कर देंगे। मतलब जिस भी तरीके से उनको चेक करना वो चेक कर लेंगे। अगर उनको लगता है सब कुछ परफेक्ट है तो लास्ट में जाके वो उस पर सिग्नेचर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सरसाइज आ गए हैं, तो अब आप इनको ईजिली मतलब बता सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसको ईजिली डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रतिवेदन के प्रकार। इसका मतलब ये है कि हमारे रिपोर्ट्स के कितने टाइप्स है, जो भी हम रिपोर्ट्स को बना रहे उसके कितने प्रकार है, कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है, उसी को बोलते हैं हम प्रतिवेदन के प्रकार। तो यहाँ पे देखो जब भी हम किसी रिपोर्ट को तैयार करते हैं तो उनका जो विषय है मतलब जो टॉपिक है वो बिल्कुल असंख्य है।
मतलब कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। आज के टाइम पे किसी एक टॉपिक के ऊपर आप सर्च करोगे तो उसके बारे में दुनिया भर के आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर इनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बोला है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिवेदन के जो विषय है वो बिल्कुल असंख्य है। अतः विषय की दृष्टि से जो प्रतिवेदनों का विभाजन संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखा जाए तो इसको हम थोड़े से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्राय जो प्रतिवेदन होता है किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है या किसी समिति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब कि किसी एक पर्सनली व्यक्ति के द्वारा अकेले भी तैयार किया जा सकता है, या उनका एक ग्रुप भी हो सकता है, समिति भी हो सकती है, जिनके द्वारा रिपोर्ट्स को तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो महेंद्र चतुर्वेदी है, इन्होंने प्रतिवेदनों को 2 प्रकार से डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने बताया जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, वो व्यक्ति विशेष द्वारा तैयार किया गया होगा प्रतिवेदन, या सेकंड ये भी हो सकता है कि वो समितियों और उप समितियों के द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन है। तो 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन। अब इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के जो प्रतिवेदन है, किसी एक व्यक्ति को प्रतिवेदन तैयार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। मान लो आप क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हो, टीचर ने किसी एक वर्ग के ऊपर किसी एक स्टूडेंट को जिम्मेदारी दे दिया है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको करके आना है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आना है। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन है, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है ताकि वो जो भी टॉपिक मिला है उसके बारे में अच्छी जानकारी यहाँ पर देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो प्रतिवेदन जैसे भी हो, उस व्यक्ति को इसके बारे में विशेषज्ञों द्वारा काफ़ी सारे वो सजेशन ले सकता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है और प्रतिवेदन को तैयार करता है। तो यहाँ पर जो प्रतिवेदक है, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रतिवेदन में जो भी घटना है, जो भी समस्या है, उसके बारे में उल्लेख करेगा, ताकि उसके बारे में एक बेस को तैयार कर सके कि जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं बता रहा है वो उसकी परिस्थितियों पर विचार करेगा, तभी भविष्य की ओर में संकेत बताना संभव हो जाता है। कि सबसे पहले हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, तभी हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, तभी हम किसी को एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जब तक हमें ही नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया, जो प्रतिवेदक है उसको सबसे पहले जानकारी को एकत्रित करना है, कलेक्ट करना है, और ध्यान में रखना है कि जो वो कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ट्रूली होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 बातों पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले ये है कि इसमें जो बातें शामिल की गई है, मतलब कि रिपोर्ट में जिन जिन बातों को बताया गया है उनके क्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब क्रम का मतलब ये है कि 1 बाय 1 उसने जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ताकि यदि क्रम अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर जो प्रतिवेदन है, मतलब कि जो रिपोर्ट है, वो अट्रैक्टिव और जो इफेक्टिव है वो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, या जो प्रतिवेदक है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, तो वो प्रोवाइड किए गए इन्फॉर्मेशन को एक क्रम में लेके चलेगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो सके, बिल्कुल इफेक्टिव हो सके। तो इस चीज़ का उसे ध्यान में रखना है। सेकंड, उसे इस बात का ध्यान में रखना है कि उसने जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया उसमें गोपनीय बातों का वर्णन न किया जाए, कि जिन बातों को हमें नहीं बताना चाहिए, अपने रिपोर्ट्स के बाहर शेयर नहीं करना चाहिए, उन व्यक्तियों को नहीं बताना, उसको बिल्कुल गोपनीयता बना के रखनी है। तो ये 2 बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्या करना है, यदि एक व्यापारिक संस्थान अपनी व्यापार वृद्धि के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है तो दूसरा संस्थान उसे हथियाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि अगर दूसरे बिजनेसमैन को पता चल गया तो बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जिन बातों को अपने रिपोर्ट से बाहर हमें शेयर नहीं करना चाहिए, तो एक प्रतिवेदक क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, ताकि वो जो गोपनीयता बनाने वाली बातें हैं उनको गोपनीयता बना सके, और जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया उसको इस तरीके से प्रोवाइड करेगा कि उसका जो रिपोर्ट है बिल्कुल अट्रैक्टिव हो सके, इफेक्टिव हो सके और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ताकि प्रतिवेदन को प्रभावी बनाने के लिए उसमें जो भी प्रामाणिकता है, शोध दृष्टि है, भाषा की जो सरलता है, ईजी है, सहजता हो गई, और मतलब निर्भरता होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर एक पर्सनली एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिवेदन को तैयार किया जाना है तो इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है,
समितियों तथा उप समितियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन। अब जैसे कि समिति नाम आ गया, मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति उपस्थित है, तो इस प्रकार के जो प्रतिवेदन के विषय में अपेक्षाकृत गंभीर प्रकृति के होते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक का होता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका बड़ी एरिया रहती है। जिन विषयों में संबंध में ये समझा जाता है, जहाँ पर देखो सबसे पहले तो यही समझो आप कि अगर कोई भी जो रिपोर्ट है अगर वो एक व्यक्ति से नहीं बन पाया होगा तभी तो उसको समितियों को दिया होगा, ताकि अकेला व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, बट समिति के द्वारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन मिलके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तभी तो उस रिपोर्ट को समितियों को प्रोवाइड किया गया है। तो अब समितियों को प्रोवाइड किया गया है तो सिंपल सी बात है, जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो इस तरीके के टॉपिक को जब तैयार किया जाता है तो एक से अधिक व्यक्तियों के सुविचारित मत की आवश्यकता होती है, सभी अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, उनके लिए कोई समिति बना दी जाती है ताकि काफ़ी सारे जो पर्सन हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो उन्हीं सभी को मिलाकर एक समिति को बना दी जाती है, जहां पर एक से अधिक व्यक्ति के होने का कारण ये है कि इनके द्वारा जो जांच पड़ताल की जाती है बिल्कुल सूक्ष्म और गहन होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इनके द्वारा जब रिपोर्ट को तैयार किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल गहनता से ली जाती है, और जो निर्णय है अधिक से अधिक सुविचारित हो जाता है, अभिमत जो देते हैं वो अधिक उपायदेय हो जाता है, मतलब जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो गया, निर्णय हो गया, सजेशन हो गया, ओपिनियन हो गया, बिल्कुल सही तरीके से दिया जाता है। काफ़ी सारे पर्सन अलग अलग तरीके से देते हैं, तो इस तरीके के जो प्रतिवेदन है वो सर्वेक्षण संबंधी गुण भी रखते हैं, क्योंकि देखो काफ़ी सारे पर्सन वहाँ पे एकत्रित है, काफ़ी सारे पर्सन है, तो सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना स्किल है, अपना अपना उनके पास में ओपिनियन है, तो इन सभी को मिला के अगर किसी एक काम को कंप्लीट करेंगे तो वो काम अगर सही तरीके से किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो सही बनेगा हमेशा। उसके बाद में देखो इस प्रकार के जब प्रतिवेदन बनाए जाते हैं तो यहाँ पर निष्पक्षता की संभावना भी अधिक रहती है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं उनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन अपने स्किल को सही तरीके से यूज़ ना कर रहा हो या वहाँ पे काम चोरी कर रहा हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तभी प्रतिवेदन को सही बनाया जा सकता है। सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाना है, जो इसमें का समवेत रूप से दायित्व अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, इन सभी सदस्यों का होता है, तो यहाँ पर सभी को अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर उल्लेख किया गया, मतलब बताया गया है कि यदि कोई सदस्य अन्य सदस्यों से मत रखता है, मतलब अन्य सदस्य बाकी जो पर्सन है, मतलब वहाँ पे जो ग्रुप के अंदर जो पर्सन है, सदस्य हैं, उनसे अगर अलग ओपिनियन रखता है तो वो भी अपना मत यहाँ पर दर्ज करा सकता है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टॉपिक के बारे में सभी की एक जैसी सोच हो सकता है कि कुछ व्यक्ति की अलग थिंकिंग हो, अलग सोच हो, तो यहाँ पर जिनकी अलग थिंकिंग है उनको भी यहाँ पर राय के रूप में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको कहेंगे कि नहीं आपका मत अलग है, हम आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब समिति है तो वहाँ पर सभी के एक्सपीरियंस, सभी के ओपिनियन, सभी के जो थिंकिंग है, जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, उन सभी को इम्पोर्टेंट दिया जाता है और इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो भी प्रतिवेदन को तैयार करेगा वो बिल्कुल बहुमत का निर्णय यहाँ पर मिल सकेगा। इस प्रकार का जो प्रतिवेदन है पहले प्रतिवेदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिवेदन का जो स्वरूप है वो पत्र के समान नहीं होता है। तो इनका जो स्वरूप है वो पत्र के समान नहीं होता है। इसे जो बनाया जाता है उसमें शीर्षक देने के पश्चात संक्षेप में ये भी बताया जाता है कि समिति ने अन्वेषण का उद्देश्य क्या था, उसको किस किस तरीके से बनाया गया था, क्या क्या अन्वेषण किए गए थे, मतलब कि किस किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को कलेक्ट किया था, कौन कौन से ऐसे प्रूफ है जिनके तौर पर उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन को प्रस्तुत किए हैं, अपने प्रमाण को भी, मतलब कि जो एक बेसिक पॉइंट रहता है, मतलब कि जो एक वहाँ पर प्रूफ के तौर पर रहता है, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर वो लास्ट में जाके वहाँ पे शेयर करते हैं। इस वजह से इस रिपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनके बारे में रिलेवेंट प्रमाण को भी दिया जाता है। इसके बाद में जो समिति का जो भी निर्णय रहता है, जो भी अभिमत रहता है, जो भी ओपिनियन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, जो भी निर्णय हो गया, लास्ट में जाके डिसीजन, उन सभी को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर लिखा जाता है। और बाद में जाके जो प्राय अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, जो भी यहाँ पे सदस्य होते हैं, उन सभी के लास्ट में जाके सिग्नेचर होते हैं। कभी कभी जो अध्यक्ष है या जो सचिव है
या मात्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी पर्याप्त माना जाता है। मतलब कि उनकी समिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं या सचिव के ही काफ़ी ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं सचिव के सिग्नेचर ही काफ़ी है, या दोनों का भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड है कि समिति किस तरीके से काम को कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन हो गया, समितियों उप समितियों द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवेदन को प्राय अनौपचारिक और औपचारिक प्रतिवेदन भी कहा जा सकता है। अनौपचारिक प्रतिवेदन की तुलना में जो औपचारिक प्रतिवेदन की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अधिक औपचारिक मानी जाती है, बिल्कुल सधी मंजी होती है तथा अपनी शब्दावली में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरती जाती है। मतलब जो भी वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं अपने रिपोर्ट्स में, उसको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सावधानी से करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। इस वजह से इसको औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिवेदन भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है वो 2 भागों में डिवाइड होनी है। तो सोचते हैं कि ये यहाँ से जो टॉपिक है प्रतिवेदन की विशेषताएं, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है इस लेसन के नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो सजेशन ज़रूर से देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही साथ आपके पास में कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग क्लासेस, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो उसे ज़रूर से शेयर करना। और पार्ट 2 की क्लास ज़रूर से देखना। इस क्लास के जो आगे के टॉपिक है उसे पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। क्लासेस आपको सही लगे, परफेक्ट लगे तो क्लासेस को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करके देती हूँ, ताकि आप जो भी चीज़ को समझोगे बिल्कुल एक 1 बाय 1 बिल्कुल प्रोसेस की तरह से समझोगे। जैसे कि क्रम में जब हम चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो वहाँ पे देखोगे प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सारे लेसन डिस्कस रहते हैं। कोई लेसन अगर लेंथी है तो उसको मैं पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, अगर कोई लेंथी नहीं है, छोटा सा लेसन है, तो उसको एक ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, उसे शेयर भी जरूर से करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 2 की क्लास में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतने। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।